अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 55 जो है ना, अब मोटर पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। इसकी गाइडलाइन मैं बताऊंगी आपको कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और उनमें कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मोटर पार्ट है ना, मोटर पार्ट में तकरीबन 6-7 चैप्टर्स हैं, लेकिन उनमें जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से करने हैं। और जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं ना, उनको बस सिलेक्ट भी करना है उसमें से। तो पहला चैप्टर हम देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 55। इसमें जो है ना, ये जो पहला पेज है, इसमें जो है कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स देखने हैं, अल्फ़ा देखने हैं और गैमा देखने हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए अल्फ़ा गैमा मोटर न्यूरॉन्स का और इंटर न्यूरॉन्स का, ताकि आपको आगे जो है ना समझ आ सके। इसके बाद जो है ना, जो रेंशियल सेल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बाद ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ज़रूर इनमें से पूछ रहे होते हैं। एक तो मसल स्पिंडल वाला पूछ लेते हैं, ठीक है, या उसकी जो है ना क्वेश्चन आता है, उसकी सेंसरी इनोवेशन, उसकी मोटर इनोवेशन कहाँ पे है, ये सेंसरी दी हुई है यहाँ पे, प्राइमरी एंडिंग और सेकेंडरी एंडिंग, और ये मोटर इनोवेशन ये है गैमा एफरेंट और अल्फा एफरेंट, ठीक है। ये डायग्राम भी बनी हुई है, इसको भी देख रहे हैं। इसके अलावा जो है ना, इसके इंट्राफ्यूजल फाइबर्स की क्लासिफिकेशन भी आती होती है, क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन आता होता है कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। इसके बाद स्टैटिक रिस्पांस, डायनामिक रिस्पांस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये मैंने बताया ना, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है ना, मसल स्ट्रेस रिफ्लेक्स भी यू क्यू है, इसकी न्यूरोनल सर्किटरी ड्रा करने को आती है, और ये दी हुई है न्यूरोनल सर्किटरी। आपने लिखना है इधर से थोड़ा, ये जो डिस्क्राइब किया हुआ है, और इधर से ना आपने बना देनी है डायग्राम, ठीक है। इसके बाद इसके फंक्शंस आते होते हैं, मसल स्पिंडल के फंक्शंस आते होते हैं। तो ये 3-4 फंक्शंस हैं। एक तो डैम्पिंग फंक्शन वगैरह लिखा हुआ है, और मसल स्पिंडल का वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी में रोल लिखा हुआ है, और स्टेबलाइज बॉडी पोजीशन। तो ये 3 इसके फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपने इनमरेट आता है, मीन्स इनके नेम्स आते हैं, तो आपने नेम्स लिखते हैं नेम, ठीक है। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स ये नहीं है इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिकल में हो जाता है। क्लोनस भी प्रैक्टिकल में हो जाता है, लेकिन मे बी ये पूछ सकते हैं कोई, मतलब एज अ SCQ शॉर्ट 0.5 मार्क का पूछ सकते हैं कि क्लोनस क्या होता है। तो आपको क्लोनस का पता होना चाहिए कि क्लोनस होता क्या है, ठीक है। इधर से रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगी। गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स जो है ना इंपॉर्टेंट है, जैसे मसल स्पिंडल का मैंने बताया ना, वो इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी भी इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, और इसकी न्यूरोनल सर्किटरी आती है, ये पूरा ये ड्रा करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे लेंथनिंग रिएक्शन दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यही थे। इसके बाद जो है ना, गोल्जी टेंडन का रोल्स आते हैं। एक तो ये इसका रोल है कि एक्सेसिव टेंशन को प्रिवेंट करता है, और दूसरा ये इसका रोल है इक्वलाइज करता है। और इसके बाद जो है ना, ये हमारा असेसमेंट में दिया था सर ने कि हायर लेवल्स कैसे कंट्रोल करते हैं, तो बस ये वैसे नहीं प्रॉफ में तो नहीं आता होता। इसके बाद फ्लेक्सर रिफ्लेक्स एंड विदड्रॉल रिफ्लेक्स, इसमें जो है ना, ये एक SCQ आ सकता है 0.5 नंबर का या 1 नंबर का, कि जो है ना इसमें डिफरेंस क्या है, तो आपने बता देना इसका। इसके बाद ये न्यूरोनल मैकेनिज़्म पूछ सकते हैं, और शायद एक आध बार आया हुआ भी है, तो इसको आपने देख लेना है। लेकिन ये पिछले वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्जी टेंडन और मसल स्पिंडल, ठीक है। क्रॉस टेक सेंसर रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है। इसकी ये जो डायग्राम यहाँ पे फ्लेक्सर रिफ्लेक्स क्रॉस टेक सेंसर की बनाई हुई है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है, डायग्राम। इसके बाद जो है ना, रेसिप्रोकल इनहिबिशन एंड रेसिप्रोकल इनोवेशन भी, ये इसकी ना डेफिनेशन आनी चाहिए। तो छोटी सी 2 लाइंस की आपने लिख देनी है। ये वाला जो है ना, कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। और ये ना हमारे सर ने, हर किसी के यूनि पे डिपेंड करते, तो हमारे सर ने ना ये वाइवा में सुने थे कि चलने में कौन से रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, और इस तरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद जो आया है ना एक बार कभी क्वेश्चन, तो वो स्पाइनल शॉक का आया, ठीक है। स्पाइनल शॉक पे आया। स्पाइनल शॉक लिखना होता है कि कब होता है, लिखने के बाद आपने ना इसकी सिम्टम लिख देनी है, ये 3-4 लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर हो गया। अब रिव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। एक तो मसल स्पिंडल्स वाला इंपॉर्टेंट था, इसका सेंसरी इनोवेशन, मोटर इनोवेशन, इसके फंक्शंस। इसके बाद स्ट्रेच रिफ्लेक्स की ये डायग्राम, और ये खुद ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है ना, रोल ऑफ मसल स्पिंडल, ये जो ये हैं, और एक तो पीछे दिए हुए हैं। गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है। क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम फ्लेक्सर रिफ्लेक्स की भी आनी चाहिए। बस यही कुछ हो गया। अब ये चैप्टर नंबर 56 में जो है ना, आपने इनके रोल्स आने चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, और 1-2 बार शायद आया हुआ भी है प्रॉफ में,
ठीक है। इनके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के, प्री मोटर एरिया के, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया के आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। आप ये डायग्राम भी देख लीजिएगा कि इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे है, और इसके बाद जो है ना ये भी आपको देख लेनी चाहिए, आपको समझ आ जाएगा कि सप्लीमेंट्री एरिया कहाँ है, प्राइमरी कहाँ है, प्री कहाँ है, ये वगैरह वगैरह। न्यूरो में भी होते हैं ये, यहाँ में भी होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है ना ये है सप्लीमेंट्री, इन सब के रोल्स आने चाहिए, इसके रोल्स पूछते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते। ब्रॉड मेंस एरिया पूछ सकते हैं फिजियोलॉजी में, लेकिन ज़्यादातर जो है ना न्यूरो में पूछते हैं। न्यूरो एनाटॉमी से आप लोगों ने इसके ब्रॉड मेंस एरिया करने हैं। ठीक है। इसके बाद जो ये है स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स, ब्रोकाज एरिया, वॉलंटरी आई फील्ड मूवमेंट, हेड रोटेशन एरिया फॉर हैंड स्किल्स, इनके भी फंक्शंस पूछते हैं। मोटर एप्रेक्सिया जो है ना इंपॉर्टेंट SAQ है। इसके बाद जो है ना वाइवा में हमसे पूछा था कि लॉकिंग ऑफ आई हो जाता है तो वो क्यों होता है, ये एरिया डैमेज होने की वजह से। हमारा MCQ आया था कि ये ब्रोकाज एरिया कहाँ पड़ा होता है, तो ये जो है ना प्री मोटर एरिया में पड़े होते हैं ये तीनों एरियाज़। ठीक है। इसके अलावा ब्रोकाज एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 58 चैप्टर में दिया हुआ है, वहाँ डिटेल से करना है। और ये जो है ना SCQ लाजमी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लाजमी तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका ये दिया हुआ है, आप लोग ने यहाँ पे देख लीजिएगा कि पहले कौन सा एरिया पड़ा है, फिर कौन सा ये वो वगैरह। ठीक है। इससे यहाँ से इनकी लोकेशन समझ आ जाएगी। इसके बाद कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये भी UQ है, ये आता होता है, पूछते होते हैं। इसका पाथवे ड्रॉ करने को कहते हैं, तो ये आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है। बेशक सादा सा ही ऐसे कॉर्टेक्स बना दें और जो है ना ऐसे फाइबर्स ला के यहाँ पे आके क्रॉस करा दें। ठीक है। इसके बाद जो है ना ये अदर फाइबर पाथवेज तो कभी भी नहीं पूछे, ये आउटपुट पाथवेज हैं और ये इनपुट पाथवेज है, कभी भी नहीं पूछेगा। ये ना न्यूरो में आ सकते हैं, और ये अगर आप न्यूरो से कर लें और इधर से कर लें तो एक ही बात है। ठीक है। इसके बाद रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट में जो है ना ये आ सकता है UQ के तौर पर। ठीक है। तो उसमें आपने ये डायग्राम भी बनानी है। मैंने पहले जब इसकी वीडियो बनाई थी ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट की सेपरेट, तो मैंने ये डायग्राम भी बताई थी कि बनानी है, और इसका मैंने समझाया भी था। तो आपने इसका पाथवे आप वही देख लीजिएगा कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इसका टर्मिनेशन, इसका पाथवे क्या है, तो वो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी। तो ये आपने इसका पाथवे इंपॉर्टेंट है, ये करना है, और इसकी डायग्राम भी करनी है। इसके बाद एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, इसकी सिर्फ आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि कौन सा होता है, बस। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम ये ना न्यूरो में पूछते हैं कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम को अगर डैमेज कर दें तो क्या जो है ना इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन हमें असेसमेंट में सर ने दिया था, लेकिन वैसे ये न्यूरो का पार्ट है। ठीक है। और इसके बाद इसमें से तो कुछ भी नहीं करना, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है इसमें ना। MCQ अभी कुछ नहीं आया, इसमें भी कुछ भी नहीं आया, ये पेज आप स्किप कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, पीछे वाली बातें ही हैं। ये वाला हमारा आया था, ये वाला ये इम्पॉर्टेंट है, हमारा UQ आया था कि अगर जो है ना पेशेंट को जो है ना कोई डैमेज हुआ है हेड का, कोई इंजरी, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही था कि डैमेज हुआ है, कोई इंजरी हुई है हेड की, और वो ना अचानक से ही फेंट हो गया, तो ये बताएं उसके 1 दिन के बाद क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, और जो है ना 3-4 दिन या पता नहीं हफ्ते के बाद क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो यही था स्ट्रोक वाला केस कि उसका ये वाला एरिया डैमेज हो जाता है, तो इसके इफ़ेक्ट्स लिख देने थे। ठीक है। और जो है ना ये एरिया पिरामिडालिस ये भी करना है, और मसल स्पेसिसिटी जो होती है ये भी करनी इंपॉर्टेंट है। तो इस जो ये पूरा पैराग्राफ है ना, इसको आपने अच्छे से करना है। ठीक है। ये है ब्रेन स्टेम के, इसके सिर्फ फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, मोर देन इनफ है ये 5-6 बस। और इसके बाद जो है ना ये इम्पोर्टेंट है पोंटाइन रेटिकुलर, और जो है ना ये दूसरे मेडुलरी रेटिकुलर न्यूक्लियाई, इनकी लोकेशन नहीं है इंपॉर्टेंट, लोकेशन आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। ठीक है। और लोकेशन नहीं है इंपॉर्टेंट, इनके ना फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फंक्शंस इनके कर लेने आप लोगों ने, इसके भी दोनों के, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के भी। वेस्टिबुलर के पोंटाइन के तकरीबन सेम ही होते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं। और डीसेरिब्रेट एनिमल ये हमारे सर ने दिया था हमारे असेसमेंट में। ठीक है। असेसमेंट में सर ने दिया था इसका डीसेरिब्रेट और डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी, लेकिन ये जो है ना फिजियोलॉजी में भी आ सकता है UQ, और जो है ना उसमें न्यूरो में भी आ सकता है। तो ये मेरे ख्याल में राशिद में जो है ना अच्छा दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप इसके इफेक्ट्स देख लीजिएगा कि डीसेरिब्रेट या डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी के, या फिर जो हमारे सर ने तो स्लाइड दिखाई थी बाकायदा कि डीसेरिब्रेट रिजिडिटी हो रही है तो क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, और डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी हो रही है तो क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। बेशक आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक है। वेस्टिबुलर एपरेटस ये जो है ना स्पेशल सेंसेस का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है, स्पेशल सेंसेस अलहदा से हैं इधर, तो उनका पार्ट है। आप लोग यहाँ से रीड कर लें, वेल एंड गुड, अगर आपको यहाँ से अच्छा लगता है तो।
लेकिन मैंने यहाँ से नहीं किया था। मैंने यहाँ से आप ना, मैं कहूँगी कि आप लोग ना इसकी हेडिंग्स देख लें ताकि आपको ना समझ आ जाए। और मेन ये बात है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जिसको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है ना, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफ में इतना नहीं आता होता। ये जो है ना बहुत कम ही आता है। तो इसका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि एक आध MCQ इसमें से आ सकता है। ठीक है। और इसमें यही मेरे ख्याल में MCQ मुझे एक मेरा टेस्ट था उसमें दिया था सर ने। ये लीनियर एक्सेलरेशन जो है ना कौन डिटेक्ट करता है, और एक एंगुलर एक्सेलरेशन होती है वो कौन डिटेक्ट करती हैं, वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स करती हैं, और ये वाले इलेक्ट्रिकल एंड सिक्योर करते हैं। ठीक है। इसके बाद इनके ये फंक्शन भी आप लोग देख लीजिएगा। मेन यही है कि इसका ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए इस पूरे वेस्टिबुलर एपरेटस का। इसके बाद वेस्टिबुलर मैकेनिज्म फॉर स्टेबलाइजिंग आइज़, ये नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन, इसमें से कभी भी कुछ खास नहीं आया। यहाँ पे फ्लॉक्यूलोनोड्यूलर लेब्स का लिखा हुआ है कुछ ये, और ओव्यूला वगैरह, और ये आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कभी इसको रीड नहीं किया, आप रीड कर लीजिएगा। हो सकता है कभी MCQ में आ जाए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है तो MCQ इधर से ही बन जाता है कि लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। अब इसमें से देखें, रिव्यू कर लें तो इस चैप्टर में जो है ना प्राइमरी मोटर सप्लीमेंट्री मोटर एरिया के जो है ना फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बाद मोटर एप्रेक्सिया इंपॉर्टेंट है, ब्रोकाज एरिया ये चैप्टर नंबर 58 से भी हो जाएगा। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, और जो है ना रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का पाथवे उसका भी पाथवे भी करना है, और उसकी डायग्राम भी करनी है। इसका भी पाथवे करना है, डायग्राम करनी है। ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम की डेफिनेशन, और जो है ना ये वाला पैराग्राफ, और इसके फंक्शंस, और इनके भी सिर्फ फंक्शंस। ठीक है। एक जो है ना उसको एंटी ग्रेविटी मसल्स को एक्टिवेट कराते हैं, और एक जो है ना दूसरे मसल्स को एंटी ग्रेविटी मसल्स को इनहिबिट करते हैं। और इसका आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसकी यहाँ से मुझे नहीं लगता आपको समझ आए। आप लोग ना पहले इसकी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी एनाटॉमी का भी पार्ट है। मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ, वेस्टिबुलर लैब्रिन्थ, मेम्ब्रेनस और बोनी लैब्रिन्थ, सॉरी। तो ये हमारी उसका भी पार्ट है। तो आप इसकी जो है ना 3D एनिमेशन वाली वीडियो देखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी इस पर वीडियो बनाऊँगी, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि समझा दूँ। अब देख लेते हैं चैप्टर नंबर 57। ये चैप्टर नंबर 57 है ना, वो नेक्स्ट पार्ट में बता देती हूँ।